यह कहानी है आमपुर गांव की। इस गांव में हरिया नाम का किसान एक छोटे से घर में रहता था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाता और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। ऐसे ही उसका जीवन यापन हो रहा था। अरे ओ हरिया, आज तो बड़े लाल लाल टमाटर लेकर आए हो, बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। क्या भाव लगाए हो? अरे आइए आइए काका, आज 20 रुपया प्रति किलो के भाव से बेच रहा हूँ। 20 रुपया प्रति किलो? यह तो थोड़ा अधिक लग रहा है। कहाँ अधिक है काका, अपने पड़ोसी गांव में तो यही टमाटर 25 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। अच्छा ठीक है हरिया, पाव किलो तौल दो। इस बार हरिया ने अपने खेत में आलू के बीज लगाए थे, जो कि बहुत ही बढ़िया हुए थे। अरे वाह, इस बार तो मेरे खेत का आलू बहुत बढ़िया हुआ है। लगता है इस बार मुनाफा भी खूब होगा। और हरिया भाई, इस बार आलू की फसल कैसी हुई है? कल्लू भाई, इस बार की तो मेरी आलू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। हाँ हरिया भाई, मैंने भी इस बार आलू के ही बीज लगाए थे। वाकई में इस बार आलू की फसल तो खूब बढ़िया हुई है। और अच्छी बात तो यह है कि पास के गांव से भी इस बार हमारे बाजार में आलू नहीं आने वाले हैं, जिस वजह से आलू की मांग बढ़ जाएगी और हमें खूब मुनाफा होगा। अच्छा, तुमने भी आलू के ही बीज लगाए थे? चलो ठीक है, इस बार हम दोनों भाई मिलकर खूब मुनाफा काटेंगे। अच्छा ठीक है हरिया भाई, कल बाजार में मिलते हैं। इतना कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हरिया सोचता है, अरे यह क्या, इस काले कल्लू ने भी इस बार आलू के ही फसल लगाए हैं। ऐसे तो वह मेरा मुनाफा आधा ही कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरिया बहुत ही लालची आदमी था। वह हमेशा से ही केवल अपने ही मुनाफे के बारे में सोचता था, चाहे उसके लिए दूसरों का नुकसान ही क्यों न हो जाए। अगले दिन हरिया अपना आलू लेकर बाजार में पहुंचता है तो देखता है कल्लू अपना दुकान लगाए पहले से ही वहां बैठा था। अरे यह कल्लू तो बड़ा तेज निकला, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही अपना दुकान लगाए बैठा है। फिर हरिया भी जल्दी से अपना दुकान लगा लेता है। आज शाम होते होते हरिया और कल्लू अपने सारे आलू बेच देते हैं। अरे हरिया भाई, आज तो बहुत बढ़िया धंधा हुआ है, चलो कल फिर मिलते हैं। कल्लू अपना आलू बेचकर खुशी खुशी घर चला जाता है, लेकिन हरिया अपने मुनाफे से असंतुष्ट होकर कल्लू से ईर्ष्या करने लगता है। काश यह कल्लू अपने खेत में आलू की फसल न लगाता तो आज बाजार में आलू बेचकर मुझ अकेले को ही खूब मुनाफा होता। हरिया यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं कल्लू के खेत से सारे आलू चुरा लूं तो ये बाजार में बेचेगा क्या? फिर तो सभी ग्राहकों को मुझ अकेले से ही आलू खरीदना पड़ेगा। महंगे दामों पर बेचूंगा, हाँ यही अच्छा रहेगा। फिर हरिया अपने घर की ओर चल देता है और रात होते ही वह बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर निकल जाता है। खेत पर पहुंचकर वह कल्लू के सारे आलू चुरा लेता है। फिर बाद में वह अपने खेत का भी आलू निकाल लेता है, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। सारे आलू को बैलगाड़ी पर लादकर वह खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल देता है।
चलो आलू तो चुरा लाया, अब जल्दी से इन्हें घर में रख देता हूँ और 5-6 दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे बेचना शुरू कर दूंगा। हरिया सारे आलूओं को एक बंद कमरे में छुपा देता है। अगले दिन हरिया अपने खेत पर पहुंचता है जहां कल्लू उदास मन से बैठा हुआ था। अरे हरिया भाई, देखो ना, हमारे खेत से किसी ने सारे आलू चुरा लिए हैं। अरे यह क्या कल्लू भाई, हमारे आलू किसने चुरा लिए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हम भले किसानों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन हरिया भाई, जिस किसी ने भी हम गरीब किसानों से हमारी खुशी छीनी है, भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। चलो ठीक है कल्लू भाई, जो होना था वो तो हो गया। अब जाओ और नए फसल की तैयारी करो। फिर कल्लू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और हरिया भी उसे झूठी हमदर्दी दिखाकर खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। अजी उठिए, आलू बेचने बाजार नहीं जाना क्या? हाँ भाग्यवान, अब वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। बाजार में भी आलूओं के दाम आसमान छू रहे होंगे। यही सही समय है, बाजार में आलूओं को बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। फिर वो आलू निकालने उस बंद कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि सारे आलू सड़ चुके हैं। अरे अरे, यह क्या हो गया? मेरे सारे आलू तो सड़ चुके हैं। अब बाजार में मैं क्या बेचूंगा? मैं तो बर्बाद ही हो गया। सड़े हुए आलूओं को देखकर हरिया को बहुत पछतावा होता है और वह सोचता है कि काश वह लालच न किया होता और सीधी तरह अपने हिस्से के आलूओं को बेचकर मुनाफा कमाता, तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत समय पहले रामगढ़ राज्य में राजा भानु प्रताप शासन किया करते थे। राजा भानु प्रताप बहुत ही लोकप्रिय और न्यायी राजा थे। उनके शासन से राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। किंतु कुछ दिनों से महाराज एक सपना देख रहे थे, जिसे देखकर महाराज बहुत भयभीत हो जाते थे। आज के रात भी उन्होंने वैसा ही सपना देखा। महाराज, मैं आ जाऊं या कल? मैं हर रोज यही सपना देखता हूँ और भयभीत हो जाता हूँ। कल सुबह ही मैं यह सपना अपने मित्र श्यामू को बताऊंगा। क्या पता उसके पास कोई उपचार हो। यह सोचकर महाराज अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह होते ही महाराज अपने मित्र श्यामू के पास जा पहुँचे। मित्र श्यामू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं कई दिनों से एक सपना देख रहा हूँ जिसमें एक औरत मुझसे पूछती है कि महाराज मैं आ जाऊँ या कल। मित्र, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? महाराज, आपका सपना तो सच में बहुत परेशान कर देने वाला है, लेकिन इसका मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। अगर आज की रात फिर से वही औरत आपके सपने में आए और पूछे मैं आज आऊँ या कल, तो आप कह देना कि तुम आज ही आ जाओ। ठीक है मित्र, अगर आज रात फिर से वही सपना आया तो मैं यही कहूँगा। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले गए। महाराज भानु प्रताप की पत्नी महारानी सुनंदा का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो गया था। उनको एक बेटी भी थी जिसका नाम सुभद्रा था और पिछले वर्ष महाराज ने
उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार के साथ कर दिया था। कुछ ही समय में रात हो गई और आज फिर महाराज को वही सपना आया। महाराज, मैं आज आऊं या कल? तुम आज ही आ जाओ। महाराज के इतना कहते ही वह औरत वहां से गायब हो गई और महाराज सोचने लगे, यह सब क्या हो रहा है? कहीं ये मेरी परेशानी का कोई कारण तो नहीं? अगली सुबह फिर महाराज अपने मित्र श्यामू के पास पहुँचे। क्या बात है महाराज, आपको वह सपना दोबारा आया था? हाँ मित्र, वह सपना मुझे दोबारा आया था और मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसको आज ही आने को कह दिया। महाराज की जय हो। महाराज, शत्रु राज्य की सेना ने हम पर हमला कर दिया है, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गुप्तचरों ने इसकी सूचना पहले नहीं दी? नहीं महाराज, दुश्मन सेना ने चुपके से आक्रमण किया है और वे महल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। मैंने सैनिकों की एक टुकड़ी को युद्ध के लिए भेज दिया है। ठीक है, जल्दी से और अधिक सेना की टुकड़ी तैयार करो, मैं अभी युद्ध में प्रवेश करूंगा। नहीं महाराज, दुश्मन सेना बहुत अधिक है। मुझे लगता है आपको और श्यामू जी को महल से निकल जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किंतु महाराज, शत्रु सेना राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा रही। वह केवल आपको मारकर राज्य पर अधिकार करना चाहती है। क्या ऐसा है? तो ठीक है, मैं राज्य छोड़कर चला जाता हूँ और मित्र श्यामू को भी अपने साथ ले जाता हूँ। फिर महाराज ने राज्य छोड़ दिया और महल के गुप्त द्वार से अपने मित्र श्यामू के साथ बाहर निकल गए। मित्र श्यामू, हम महल छोड़कर तो चले आए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? आप चिंता मत करिए महाराज, आपने हमेशा सबके लिए नेकी का कार्य किया है। आपकी मदद कोई ना कोई अवश्य करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। तुम सही कह रहे हो, कोई ना कोई तो हमें सहारा जरूर देगा। फिर वे दोनों आगे की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। मित्र श्यामू, अब रात होने को आ गई है। चलो उस सामने वाले घर में चलते हैं। शायद वहाँ कोई भोजन और विश्राम करने की व्यवस्था हो जाए। सुनो, इस घर में कोई है क्या? हमें विश्राम के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया अंदर आइए। शत्रु राज्य की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, जिस कारण हमें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। क्या हमें कुछ दिनों के लिए आश्रय मिल सकता है तुम्हारे घर पर? जी महाराज, क्यों नहीं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तुम्हारा यह उपकार मैं सदैव याद रखूंगा। उपकार कैसा महाराज? जो आपने हम पर उपकार किया उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। आखिरकार मैं आपका पुराना नौकर जो हूँ, इसे आप अपना ही घर समझिए। आप जितना दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। चलो, अच्छा हुआ, जान भी बच गई और रहने के लिए घर भी मिल गया। उसके बाद सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। जब महाराज सोने के लिए पलंग पर लेटने ही वाले थे कि तभी उन्हें पास के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। इन दोनों को आपने घर पर क्यों बैठा रखा है? क्या अब हमें इनका भी खर्चा उठाना होगा? ये तो रामगढ़ के महाराज हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें अपने महल में ही रहना चाहिए। महाराज अब राजा नहीं रहे, ये भिखारी बन चुके हैं। अब महाराज के पास कुछ भी नहीं बचा।
अगर कुछ भी नहीं बचा तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें घर से जाने के लिए कह दीजिए। मैंने महाराज का नमक खाया है, उनके मुझ पर कई उपकार हैं, बस यही सोचकर मैंने उन्हें आश्रय दिया है। तो इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। मैं अब इनकी और मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, बस कुछ दिन सब्र करो, फिर तो महाराज चले ही जाएंगे। मोहन की बात सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। यह वही उनका पुराना नौकर था जिसे महाराज बात बात पर इनाम दिया करते थे। महाराज ये सारी बातें सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही महाराज मोहन के पास पहुँचे। मोहन, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा और मित्र श्यामू का बहुत ध्यान रखा, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ। क्या हुआ महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है या मेरी मेहमान नवाजी आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। यह कहकर महाराज श्यामू के साथ वहां से चले गए और मोहन सोचने लगा, ठीक ही हुआ कि महाराज यहाँ से जा रहे हैं, अब मुझे उनकी और मेहमान नवाजी नहीं करनी पड़ेगी। हम वहाँ से तो चले आए महाराज, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? मित्र श्यामू, मैंने सोच लिया है, पास के ही नगर में मेरा मित्र चंदूलाल रहता है, हमें चलकर उसी के पास ठहरना चाहिए, वह हमारी मदद अवश्य करेगा। यह सोचकर महाराज अपने मित्र की हवेली की ओर चल पड़े। अरे मित्र, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मित्र, शत्रु सेना ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। अपनी जान बचाने के लिए मैं महल से निकल आया, किंतु अब दर दर भटक रहा हूँ, आश्रय खोज रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है मित्र, तुम अवश्य ही यहाँ रह सकते हो। आप दोनों अंदर आओ, मैं तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूँगा मित्र। मित्र, मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों समय का साथी हूँ। यह घर तुम्हारा ही है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मित्र चंदूलाल की यह बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन तो सबका बड़ी आराम से गुजरा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद अचानक चंदूलाल की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। रामू, मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने दवा दी थी, किंतु अभी भी कोई सुधार नहीं है। जाओ, कोई बड़े ज्योतिष को बुला कर लाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। जी मालिक, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मालिक का आदेश पाते ही नौकर एक महान ऋषि को बुला लाया। महाराज भी कुछ दूरी पर खड़े होकर ऋषि की बातें सुनने लगे। ऐसा लग रहा है कि इस हवेली पर किसी का बुरा साया पड़ गया है, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई है। इतने में नौकर बोल पड़ा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हो ना हो, जब से आपके मित्र हवेली आए हैं तभी से हवेली पर बुरा साया पड़ा है। क्या पता मालिक,
मालकिन के बीमारी का कारण भी वही हो। आप इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं रामू, वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। उन सब की बातें सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। वो चंदूलाल के पास आए। मित्र, मुझे माफ करना, किंतु मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। हमें आज्ञा दो मित्र, हम अभी आपकी हवेली से चले जाएंगे। चंदूलाल चाहते हुए भी अपने मित्र को जाने से नहीं रोक पाया और वे दोनों उसके हवेली से चले गए। महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ मित्र, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो और आगे चलते हैं, क्या पता कोई नदी या तालाब दिख जाए। बातें करते करते वे एक जंगल में पहुंच गए। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महाराज, यहाँ तो बहुत तेज बारिश होने लगी है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई आश्रय भी नहीं है। हाँ मित्र, हमें आश्रय ढूंढना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वे दोनों दौड़ते भागते एक गुफा में जा पहुंचे। उस गुफा में एक साधु महाराज थे। जब इन दोनों को हांफते कांपते साधु महाराज ने देखा तो वे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, बड़े घबराए से लगते हो? प्रणाम साधु महाराज, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और हम आश्रय खोज रहे हैं, किंतु तुम इस घने जंगल में आश्रय क्यों खोज रहे हो? अब आपसे क्या बताऊं साधु महाराज, मैं एक राज्य का राजा हूँ और अब मेरे राज्य पर दुश्मन राज्य की सेना ने कब्जा कर लिया है और मैं जान बचाकर अपने मित्र के साथ वहाँ से भाग निकला हूँ। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं आश्रय खोज रहा हूँ। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ, विस्तार से बताओ उस समय क्या हुआ था? साधु महाराज, राज्य छिन जाने से पहले मेरे सपने में एक औरत आती थी जो कहती थी मैं आज आऊं या कल। एक दिन मैंने यह स्वप्न अपने मित्र को बताया तो इसने मुझे कहा कि जब अगली बार वह औरत मेरे सपने में आए तो मैं उसे आज ही आने को कह दूंगा। बस उसी दिन के बाद मैं महल छोड़कर चला आया। तुम्हारा मित्र बहुत बुद्धिमान है। क्या तुम जानते हो कि वह स्वप्न वाली औरत कौन थी? नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि वह औरत कौन थी। असल में वह औरत नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाग्य थी। वह तुमसे आज आने या कल आने के लिए पूछ रही थी। आज का मतलब तुम्हारे अभी की जिंदगी में तथा कल का मतलब तुम्हारे बुढ़ापे के जिंदगी में था। महाराज जी, मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। देखो बेटा, जीवन में हर किसी को अच्छा व बुरा समय देखने को मिलता है। तुम्हें अभी बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है, किंतु अभी तुम बूढ़े नहीं हुए। अब तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुख में गुजरेगा। किंतु महाराज जी, मेरा राज्य मुझसे छीन चुका है। तुमने अपना बुरा समय देख लिया है, अब तुम्हारे सुख की बारी है। जाओ और अपने दामाद व बेटी से शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए कहो और उनकी मदद से अपने राज्य को प्राप्त करो। मैं ईश्वर से तुम्हारे विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम अवश्य ही विजयी होगे। मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैं आज ही उनसे मदद लूंगा। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए।
साधु महाराज का आशीर्वाद पाकर महाराज अपने बेटी के घर सहायता मांगने चले गए। उनकी सहायता से महाराज भानु प्रताप ने दुश्मन सेना से डटकर सामना किया और साधु महाराज के आशीर्वाद से वह विजयी हुए। अरे वाह मोहन, आखिरकार इतने दिनों के मेहनत के बाद आज तुमने पूरे खेत में आलू के बीज लगा ही दिए। हाँ भैया, और इस बार तो खास बीज लाए हैं, सुना है इनसे पैदावार अच्छी होती है। ओहो, मतलब इस बार तो कमाई भी बढ़िया होगी, बड़ा मुनाफा काटोगे। देखो भैया, ऊपर वाले की मेहरबानी रही और मौसम साफ रहा तो फसल तो बढ़िया होनी चाहिए। अरे मोहन, मेहनत का फल तो मिलता ही है, और देखना इस बार तुम्हारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ देंगे। अच्छा ठीक है भैया, अब चलिए घर की ओर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, वैसे भी रात होने को आ गई है। फिर वे दोनों खेत पर से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अजी, आज तो आप बड़ी सवेरे ही खेत के लिए निकल गए थे, फिर आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या आज ही आपने पूरे खेत की बुआई कर ली? हाँ भाग्यवान, वो खेत में बस कुछ ही हिस्सों की बुआई बाकी थी, तो सोचा क्या इसको कल के लिए छोड़ो, कुछ देर और रुक कर आज ही इसे भी निपटा ही देता हूँ। बस इसी चक्कर में आज घर आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो पूरे खेत की बुआई आज ही कर ली। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, चलो आज तो मुझे कुछ अधिक ही जोरों की भूख लगी है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। वर्षों से वह अपने खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाता और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देता था। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और आज फिर मोहन अपने खेत की ओर चल पड़ता है। अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? सुना है इस बार तुमने अपने खेत में बड़े ही खास किस्म के और महंगे बीज लगाए हैं। अरे हाँ हाँ राजू, तुमने सही सुना है, मैंने इस बार अपने खेत में बड़े ही खास किस्म के बीज लगाए हैं और अब बस उन्हीं के सिंचाई के लिए खेत पर जा रहा हूँ। अब खास किस्म के बीज लगाए हैं तो ख्याल भी तो खास ही रखना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ भी कहो मोहन भाई, ये खास किस्म के बीज खरीदकर तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और तुम तो इस गांव में नए भी नहीं हो, वर्षों से देखते चले आ रहे हो कि हमारे गांव में कभी मौसम एक जैसा रहता नहीं है और तूफान आना या सूखा पड़ना तो हमारे लिए आम बात है। फिर भी तुम इतना बड़ा गलती कर बैठे। देखो राजू, मैं जानता हूँ कि तुम यह सब मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं इसकी चिंता किए बगैर अपना पूरा ध्यान मेहनत पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मौसम तो अपने हाथ में है नहीं, पर मेहनत से कोशिश करना तो है। वो मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। और रही बात अच्छा और बुरा परिणाम का, तो वो मैंने अपने भाग्य पर ही छोड़ दिया है। चलो ठीक है मोहन, अगर तुमने बर्बाद होने का मन बना ही लिया है तो कोई और इसमें कर भी क्या सकता है। इतना कहकर मोहन का मित्र राजू वहाँ से चला जाता है और मोहन भी उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने खेत पर चला जाता है। खेत पर पहुंचकर मोहन फसलों की सिंचाई शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब मोहन की आलू की फसल पककर तैयार हो चुकी थी।
अरे वाह, अब की बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। जहाँ पहले एक आलू होता था वहाँ आज 4 हुए हैं। मतलब मुनाफा भी 4 गुना लग रहा है। चलो अब जल्दी से कुछ आलू टोकरी में भर लेता हूँ। आखिर चेक करके तो देखना ही पड़ेगा कि ये नए आलू का स्वाद कैसा है। फिर मोहन जल्दी से कुछ आलू अपने टोकरी में भर लेता है और खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल देता है। अजी, आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। ऐसे अच्छे किस्म के आलू तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन आज हमारा पूरा खेत इन आलूओं से भरा पड़ा है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इस बार तो हमारा भाग्य ही खुल गया है। लेकिन अभी भी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब मैं आलू का भाव पता करने बाजार जा रहा हूँ। हम कल से ही आलू की खुदाई शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आप जाइए बाजार और जल्दी से आइए। तब तक मैं इन आलूओं से गर्मा गर्म समोसे तैयार कर देती हूँ। फिर मोहन बाजार की तरफ चल पड़ता है। अरे लाला भाई, ये आलूओं का क्या भाव चल रहा है बाजार में? मोहन भाई, आलू के दाम तो फिलहाल आसमान छू रहे हैं। इस हफ्ते बाजार में आलू के दाम 5 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन आज वो बढ़कर 6 रुपए प्रति किलो हो गया है। आलू का भाव पता करके मोहन बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। अजी, क्या बात है? बाजार में आलूओं के दाम ठीक तो है? अरे हाँ भाग्यवान, इस समय तो बाजार में आलूओं के दाम आसमान छू रहे हैं। अजी, फिर तो इस बार हमें आलू बेचकर मुनाफा खूब होगा। अब चलिए, मैं आपके लिए समोसे परोस देती हूँ। अरे वाह भाग्यवान, यह समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। फिर वे दोनों समोसे खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह भोर में ही मौसम अचानक खराब हो जाता है। अजी उठिए, देखिए मौसम कितना बिगड़ गया है। अरे हाँ भाग्यवान, मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो सारी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। लेकिन इस तूफान में आप कैसे जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मेरा खेत पर जाना बहुत जरूरी है। फिर मोहन तुरंत टोकरी लेकर अपने खेत की ओर भागा चला जाता है। धीरे धीरे तूफान बढ़ता चला जाता है। तेज हवाएं चल रही थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में मोहन अपने खेत पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि आधे से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। यह देखकर मोहन बहुत दुखी होता है और तुरंत बचे हुए आलूओं को टोकरी में भरकर वहां से चल देता है। जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जितना पैसा था वो तो हमने खेती में ही खर्च कर दिए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। 2 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद तीसरे दिन मौसम साफ हुआ।
अजी, घर में राशन खत्म होने को आ गई है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ दिनों में तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ अगर किसी सेठ के यहाँ काम मिल जाए तो मैं इस साल वहीं काम कर लूँगा और अगले साल जब हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम फिर से अपना खेती का काम शुरू कर देंगे। क्यों भाई मोहन, हो गई ना फसल बर्बाद? मैंने तो पहले ही कहा था कि इतने महंगे बीज मत लगाओ खेत में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी किस्मत आजमानी थी। अब क्या करोगे आगे, कुछ सोचा है? हाँ भाई राजू, तुम सही कह रहे थे। मैं ही मूर्ख था जो अपना सारा पैसा एक ही साथ खेती में लगा दिया। इस समय मेरी हालत ऐसी है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कहीं काम दिला दे, ताकि कम से कम मेरे घर में तो वक्त चूल्हा जल सके। अच्छा, तो अब तुमने कहीं काम करने की सोची है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे गांव और बाजार में तुम्हें अभी कोई काम मिलना मुश्किल है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए जाओ, एक बार घूमते आओ, शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। अपने मित्र की यह बातें सुनकर मोहन बहुत शर्मिंदा हो जाता है और काम की तलाश में आगे की ओर चल देता है। चलते चलते वह एक मिठाई के दुकान पर पहुंच जाता है। जी कहिए, आपको कितने किलो मिठाई दे दूं? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। मोहन वहां से दुखी होकर चला जाता है। रास्ते में उसे गांव के जमींदार की हवेली दिखती है, तो वह सोचता है, क्यों ना मैं जमींदार के पास जाकर काम मांगू। इतनी बड़ी हवेली है तो जरूर कोई ना कोई काम तो होगा ही वहाँ। हो सकता है वह मुझे काम पर रख ले। यह सोचकर मोहन जमींदार की हवेली में चला जाता है। जब वह अंदर जा रहा होता है, तभी हवेली का एक नौकर उसे रोक लेता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम मोहन है और मैं यहाँ जमींदार साहब से मिलने आया हूँ। क्यों, जमींदार साहब से क्या काम है तुम्हें? देखो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे काम चाहिए, इसलिए मैं जमींदार साहब से मिलना चाहता हूँ। अगर वो हवेली में मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें तो उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे जबरन तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम नाराज मत हो, मैं जाता हूँ यहाँ से। जमींदार के यहाँ भी मोहन को कोई काम नहीं मिलता। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद शाम को वह घर वापस लौट आता है। अजी, क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं भाग्यवान, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप फिर कल चले जाना, शायद कल कोई काम मिल जाए। फिर मोहन आधे मन से खाना खाने बैठ जाता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है।
अरे भाग्यवान, सुनती हो? अजी क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अब मुझे काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अजी आप यह कैसी बात कर रहे हो? अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो क्या भूखे मरेंगे? नहीं नहीं भाग्यवान, काम तो हम करेंगे, लेकिन अपना खुद का। क्या अपना खुद का? लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम दोबारा फसल लगा सके। फिर हम कैसे दोबारा खेती कर सकते हैं? मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूँ भाग्यवान, मैं हमारे नए व्यापार की बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा है कि क्यों न हम उन बचे हुए आलूओं से समोसे का व्यापार शुरू करें। अजी हाँ, यह तो आपका बहुत अच्छा विचार है। वैसे भी हमारे गांव में एक भी समोसे की दुकान नहीं है। हाँ, और इसी वजह से हमारा समोसे का व्यापार गांव में खूब चलेगा। ठीक है जी, फिर हम कल ही से यह व्यापार शुरू कर देंगे। मैं आपको समोसे बना कर दे दूंगी और आप उसे टोकरी में भरकर पूरे गांव में बेच आना। मोहन का यह व्यापार वाला विचार उसके पत्नी को भी बहुत पसंद आया। अगले दिन सुबह सुबह मोहन की पत्नी समोसे तैयार कर देती है और मोहन उसे टोकरी में भरकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। आज मोहन का इस नए व्यापार में पहला दिन था। कुछ घंटों तक तो उसका एक भी समोसा नहीं बिका और वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था, जिस कारण वह आराम करने के लिए एक पेड़ के पास रुक गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया। अरे भाई मोहन, ये समोसे का व्यापार कब से शुरू कर दिया? बस आज ही से शुरू किए हैं भैया, बताइए आपको कितने दे दूं? अच्छा एक काम करो, 5 समोसे दे दो। मोहन उस आदमी को समोसे देकर पैसे ले लेता है और आगे की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक और ग्राहक मिल जाता है। ऐसे करते करते मोहन के सारे समोसे बिक जाते हैं और मोहन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। अजी क्या हुआ, हमारे समोसे बिके या नहीं? हाँ भाग्यवान, आज हमारे सारे समोसे बिक गए। अजी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर कल समोसे बेचने जाना। अगले दिन फिर से मोहन समोसे बेचने जाता है। अरे भाई मोहन, मैंने सुना है तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, जरा मुझे भी 10 समोसे दे दो। जी भैया, मैं अभी देता हूँ। आज शाम होने से पहले ही मोहन के सारे समोसे बिक गए और मोहन खाली टोकरी लिए घर चला गया। अजी क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए? सुनो भाग्यवान, हमारे समोसे गांव के लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और आज तो सारे समोसे शाम होने से पहले ही खत्म हो गए और मैं मजबूरन 2-4 ग्राहकों को आज समोसे नहीं खिला पाया, इसलिए तुम कल से कुछ और अधिक ही समोसे बना देना। अच्छा ऐसा है, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं कल से थोड़ा अधिक समोसे बना दूंगी। अब मोहन के समोसे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो चुके थे। आस पड़ोस के गांव वाले भी समोसे खाने मोहन के पास आते थे।
अजी मुझे लगता है कि हमें बाजार में एक दुकान ले लेना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार और भी बढ़ जाएगा। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर मोहन बाजार में एक दुकान भी ले लेता है और अब मोहन अपने व्यापार में खूब तरक्की करता है। अब उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अजी, आज आपकी मेहनत के कारण हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हमारी फसल उस दिन बर्बाद नहीं हुई होती तो हम अभी भी बस खेती ही कर रहे होते। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। शायद ऊपर वाला भी यह नहीं चाहता था कि हम जीवन भर खेती करके एक साधारण सी जिंदगी जिए, इसीलिए उसने हमारी फसल को बर्बाद करके हमें यह एक नया रास्ता दिखाया। इस तरह मोहन ने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ धन कमाया, बल्कि पूरे गांव में अपने समोसे के कारण प्रसिद्ध हो गया।